रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी। अभी हम लोग जो शुरू करेंगे वो मिशन बेच के लिए जो अगला सब्जेक्ट है जीके के अंदर, जीके वाले विषय में इसको ले रहे हैं हम लोग, जनरल साइंस में बायोलॉजी। तो अगला विषय हम लोग शुरू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने एक विषय जो देखा था उसमें हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ भारत की आज़ादी तक का हम लोगों ने अध्ययन किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट महत्वपूर्ण है जीके के दृष्टिकोण से, वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो विषय जब समाप्त किया, आज हम लोग बायोलॉजी के विषय पर शुरू कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे मिशन बेस के दृष्टिकोण से, आपकी सक्सेस का रेशो बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ। तो देखें, जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल, कोशिका। तो ये जो सेल है, जो कोशिका है, इसको हम जीके के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। साइंस के रेफरेंस में साइंस का ही सब्जेक्ट है, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है, जहाँ जीके के क्वेश्चन बनते हैं उतना ही हम इसको स्टडी करेंगे। जहाँ हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में विषय है जो जीके से हट करके है, तो उसे हम अवॉइड करेंगे। कोशिश करेंगे कि जीके के आसपास ये टॉपिक चलते रहें, क्योंकि साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, जनरल साइंस पढ़ाई जा रही है। जनरल साइंस किसके संदर्भ में? जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट का ही एक भाग है जनरल साइंस, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें, कोशिका की जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सेल, जिसे आप हिंदी में क्या लिखते हैं? कोशिका। ये जो सेल कोशिका है, तो ये जो सेल, और मान लीजिए न्यूक्लियस है बीच में, तो जब ग्रुप ऑफ सेल हो, कोई कोशिका का समूह ऐसा हो जो एक किसी यूनिक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाए, तो इस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? इस ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है उत्तक। उत्तक को आप इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इसे ही लिखते हैं टिश्यू। तो ये हो जाएगा उत्तक। तो सेल है, सेल से क्या, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? जो किसी यूनिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसे टिश्यू या उत्तक कहते हैं। हमारे शरीर में जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड, ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा ये जो टिश्यू हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनते हैं? अंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे लीवर, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे स्किन, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गन्स हैं, मोर देन वन ऑर्गन मिलकर के बॉडी में क्या बनाते हैं? सिस्टम। जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम। तो ये क्या है? ये एक से ज़्यादा सिस्टम किससे बनते हैं? ऑर्गन से बनते हैं। और मोर देन वन सिस्टम मिलकर के क्या बना देते हैं? बॉडी। बॉडी को ही क्या लिखते हैं? शरीर। तो कुल मिलाकर सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से क्या बनती है? बॉडी बनती है। तो देखिए, हम लोगों ने सेल के बारे में समझा कि सेल क्या है, सेल से कैसे टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, शरीर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सेल, हमारे शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं होती हैं जो हमारी बॉडी का निर्माण करती है, पर कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके शरीर में केवल एक कोशिका होती है, उन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो इस आधार पर अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी कैसी होती है? ह्यूमन बॉडी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। तो मल्टी सेलुलर होती है यानी बहुकोशिकीय होती है, इसीलिए हमारे को इसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी को मेटाजोआ कहते हैं। मेटाजोआ का मतलब क्या है? मल्टी सेलुलर बॉडी। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारी जो बॉडी है, किसी भी जीव की जो बॉडी है, उस जीव की बॉडी के अंदर अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है तो वो कौन सी है? सेल है। तो इसीलिए शरीर की बॉडी में, शरीर की
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वो क्या है? सेल। वो क्या है? कोशिका। तो सेल क्या है? ये बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो अगर हम सेल की बात करेंगे तो यहाँ वो बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट किसको कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। तो कोशिका के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा, कोशिका के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो सेल कोशिका है, अगर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, इसका मतलब ये कैसी सेल है? एनिमल सेल है। लेकिन मान लीजिए वो सेल है और न्यूक्लियस शिफ्टेड है। तो अगर वो सेल है और न्यूक्लियस शिफ्टेड है, एक तरफ खिसका हुआ है, तो इसका मतलब वो कैसी सेल है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल को आप क्या कहते हैं? पादप कोशिका। और एनिमल सेल को क्या लिखा जाता है? जंतु कोशिका। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बारे में एक फीचर तो हमने जान लिया है कि भाई अगर सेंटर में न्यूक्लियस है, इसका मतलब वो एनिमल सेल है। और यहाँ पर जो प्लांट सेल होती है उसका न्यूक्लियस शिफ्टेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्जर साइज वैक्यूल। वैक्यूल की बड़ी आकार की होती है, रिक्तिका बड़े आकार की होती है प्लांट सेल में, इसीलिए न्यूक्लियस कैसा होता है? शिफ्टेड होता है। अब देखें, एक साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट हुक। इसके द्वारा कॉर्क में इस तरह का स्ट्रक्चर देखा गया। कॉर्क में जो स्ट्रक्चर देखा, उसने हर एक स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया। सेल का मीन क्या होता है? अ लिटिल रूम। देखिए, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो मिशन बैच के स्टूडेंट्स के लिए आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस होंगे। अलग अलग पेपर में वो आए हुए हों, अलग अलग समय पर आए हों, लेकिन एसएससी में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा, ये मीन किसका होता है? सेल का। व्हाट इज मीन ऑफ सेल? सेल का अर्थ क्या है? अ लिटिल रूम, ये एक छोटा कमरा, इसका अर्थ होता है। बताइए, जो सेल की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पर देखेंगे, एक वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेन हॉक। इसने एल्गी में सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा। तो एल्गी में अगर लिविंग सेल को सबसे पहले खोजा, तो सबसे पहले जीवित कोशिका, तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? ल्यूवेन हॉक को जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, हम लोगों ने जो क्वेश्चंस की बात डिस्कस की है, दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हमारे क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर सेल के बारे में, सेल अ लिटिल रूम कहलाती है, और हम लोगों ने सेल यूनिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सबसे छोटी कौन सी है? सेल, यानी कि कोशिका। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर जितना जहाँ क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी सीजीएल के रेफरेंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रेफरेंस में, जीके में जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसी बेस पर इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, हम किसी भी टॉपिक में उतना स्टडी करेंगे जितना क्वेश्चन के आसपास वो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाए और सक्सेस बने, हमारी सफलता की दर बढ़ जाए, ये हम कोशिश करेंगे। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास, क्वेश्चन के आसपास हम उसको टॉपिक को पढ़ेंगे। अब देखें, यहाँ पर मैंने एक सेल बनाई है,
ये मैंने उसमें न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस सेंटर में है। न्यूक्लियस सेंटर में, इसका मतलब ये कैसी सेल है? ये एनिमल सेल है। ये किसकी कोशिका है? यह जंतु कोशिका है। तो ये एनिमल सेल या जंतु कोशिका। सेंटर में क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस। अब इसमें आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। अब देखिए, यहां पर एनिमल सेल में सबसे बाहर की ओर यही पाई जाती है, लेकिन इन प्लेस ऑफ एनिमल सेल अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें, न्यूक्लियस कैसा होगा? शिफ्टेड होगा। लेकिन ये ड्यूअल सेल में, यहाँ पर ड्यूअल मेम्ब्रान होती है, आउटर लेयर पर इसकी ड्यूअल मेम्ब्रान पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल कहलाती है, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्वेश्चंस में बताइए, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल में कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रान, जिसे सेल मेम्ब्रान कहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? इसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं, इसे ही सेल वॉल कहते हैं। लेकिन जो इनर लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट तो सेल वॉल ही होगी, लेकिन जो इनर वाली लेयर होती है, जो इनर वाली लेयर होती है, उसे वही नाम दिया जाता है, वो वही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनर लेयर, और आउटर लेयर किसकी है? सेल वॉल। ये कोशिका भित्ति मृत पदार्थों से बनी होती है, डेड सब्सटेंस से बनी होती है, जैसे सेलुलोस, लिग्निन, इन मृत पदार्थों से बनी हुई ये सेल वॉल पाई जाती है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। आप जो नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब सबसे आउटर मोस्ट लेयर कोशिका झिल्ली है। सेल में कौन सा सब्सटेंस अंदर की ओर आएगा, कौन सा सब्सटेंस बाहर की ओर चला जाएगा? तो किसी कोशिका में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, वो कौन सा अंदर आ जाएगा और कौन सा बाहर चला जाएगा, इसका कंट्रोल और रेगुलेशन, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। प्लाज्मा झिल्ली ही सेलेक्ट करती है कि कौन सा सब्सटेंस कोशिका में अंदर आएगा या कौन सा सब्सटेंस कोशिका से बाहर जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव परमिएबल। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये चयनात्मक पारगम्य होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए सेल में सेलेक्टिव परमिएबल कौन सी मेम्ब्रेन होती है, तो वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो पदार्थों का आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन और सब्सटेंस को कंट्रोल और रेगुलेशन करती है। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसमें? एनिमल सेल में। अब देखिए, मान लीजिए ये एनिमल सेल है, सेंटर में क्या बनाया है मैंने? सेंटर में न्यूक्लियस बनाया है। ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप से जब हम लोग देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो शूलेस स्ट्रक्चर की तरह होती है। जो किस तरह की दिखाई देती है? जो जूते के
फीते समान दिखाई देती है, और थोड़ा बड़ा किया जाए तो वह कैसे दिखाई देती है? जूते, शू स्ट्रक्चर, तो जूते समान दिखाई देती है। तो ये जो शूलेस स्ट्रक्चर या लार्जर साइज को करने पर जूते समान संरचना दिखाई देती है, वो संरचना लगभग मैं जो बना रहा हूँ ये जूते के समान संरचना है। और ये ड्यूल मेम्ब्रान सेल ऑर्गन होता है, एक मेम्ब्रान बाहर की ओर होती है, इनर मेम्ब्रान पे ऐसे उभार निकले होते हैं। ये जो उभार निकले होते हैं इन्हें विज्ञान की भाषा में कहा जाता है क्रिस्टी, और इनके बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड जो भरा हुआ होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे ही तो कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्रिस्टी में डूबे हुए होते हैं। तो आपके लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना डेप्थ में हमें जानकारी की ज़रूरत नहीं है। जो एसएससी लेवल पर जनरल साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं उसके आसपास हम लोग जो बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर इसकी आउटर सरफेस पर या इस माइटोकॉन्ड्रिया पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पाए जाते हैं, एटीपी। तो कुल मिलाकर माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्टोरेज प्लेस, माइटोकॉन्ड्रिया का संग्रह स्थल है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जब बात कर रहे हैं तो ये संग्रह स्थल है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। एक फॉस्फेट जब अलग हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है और ये बदल जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कब होती है? जब एटीपी कन्वर्ट होता है किसमें? एडीपी में। तो एक फॉस्फेट अलग होने से बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर हम डाइट में जो फूड खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से एडीपी वापस किस में बदलता है? एटीपी में। लेकिन ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ऊर्जा देने का काम करते हैं ये स्टोर होते हैं सरफेस पर किसके? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर जो स्टोर होते हैं एटीपी, तो इसीलिए बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। तो पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। ये आपको नोट करना है। अब देखिए जिस सेल ऑर्गेनल पर हम लोग बात कर रहे हैं वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। न्यूक्लियस शिफ्टेड है, लार्जर साइज की वैक्यूल, लार्जर साइज की वैक्यूल यानी मैंने क्या शो कर दी है? एक रिक्तिका बना दी है, एक रिक्तिका आपके सामने यहाँ पर शो कर दी है। ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? आउटर मोस्ट पर कोशिका, भित्ति, और इनर पर प्लाज्मा झिल्ली इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। किस रूप में? कणों के रूप में, इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स क्या पाए जाते हैं? 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड, 3 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल में ही होते हैं।
तो यहां पर देखेंगे कणों के रूप में जो प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं उन्हें हिंदी में कहा जाता है लवक। लवक को क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, इसे क्या लिखा जाता है? हरित लवक। फिर लिखा जाता है क्रोमोप्लास्ट, इसे लिखते हैं वर्णी लवक। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, इसे क्या लिखते हैं? अवर्णी लवक। तो 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड, 1, 2, 3, 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड पर हम लोग बात करेंगे जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब देखें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये प्लांट की बॉडी को, पादप को हरा रंग, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट की बॉडी को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, हरा रंग प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है? क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए ये जो प्लांट की बॉडी को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, इनका फंक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करना। क्या करेंगे ये? प्रकाश संश्लेषण। ये सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? भोजन बनता है, फूड बनता है प्लांट का। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से प्लांट का फूड बनता है, इसीलिए इन क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये प्लांट की बॉडी को एक तरह के लवक हैं और कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं? ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। अब देखें ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में मेन एलिमेंट कौन सा होता है? मैग्नीशियम। तो आपको ये ध्यान रखना है क्लोरोफिल का मेन एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम। लाल रक्त का मेन एलिमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। लेकिन ऐसे जीव जिनमें नीला रक्त पाया जाता है, ब्लू ब्लड पाया जाता है इन प्लेस ऑफ रेड ब्लड, उनका मेन एलिमेंट क्या होता है? कॉपर, यानी कि तांबा। तो नीले रक्त वाले जंतुओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? वहां आयरन नहीं होगा हीमोग्लोबिन में, वहां क्या पाया जाएगा? वहां पर होता है कॉपर, यानी कि तांबा। तो आप 2-3 पॉइंट जो लिखे हुए बोर्ड पे नोट कर लीजिए। अब देखें किचन ऑफ सेल एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया जो आपके एग्जाम में सक्सेस का बेस बनेंगे।
क्रोमोप्लास्ट। तो यहां पर देखो, क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है वर्णी लवक। ये पादप में विभिन्न रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न रंगों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, अलग अलग कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ज़ेंथोफिल प्लांट की बॉडी को कौन सा रंग प्रोवाइड करता है? पीला। एग्जाम्पल, लाइकोपेन प्लांट की बॉडी को कैसा रंग प्रोवाइड करता है? रेड। फॉर एग्जाम्पल, केरोटीन प्लांट की बॉडी को कैसा रंग प्रोवाइड करता है? नारंगी। तो जो अलग अलग कलर प्रोवाइड करने वाले लवक हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्णी लवक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का अर्थ होता है वर्णी लवक। देखें स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड पढ़ रहे हैं, तीसरे प्रकार का प्लास्टिड या लवक पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट के बारे में इंट्रोडक्शन लिया। अब जो तीसरा पढ़ रहे हैं, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के रेफरेंस से नहीं है, लेकिन थर्ड टाइप इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमारे टॉपिक का वो पार्ट पूरा हो जाए। थर्ड टाइप क्या है? अवर्णी लवक का है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अवर्णी लवक से बनता नहीं है, पर फिर भी हम उस टॉपिक में इसे इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये इसका ही एक भाग है। तो कुल मिलाकर थर्ड पार्ट को मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। इसे जो थर्ड टाइप है वो क्या कहलाता है? अवर्णी लवक। एक तो ये देखिए, अवर्णी लवक रंगहीन कलरलेस होते हैं और प्रायः पादप के भूमिगत भागों में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जड़, भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। अब देखिए यहां पर जब एक प्रश्न ये उठता है, अवर्णी लवक ये होते ही रंगहीन है, तो प्लांट की बॉडी को तो कलर प्रोवाइड करते ही नहीं है, तो फिर इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? इनका कार्य विपरीत परिस्थितियों के लिए खाद्य का संग्रह करना। खाद्य का संग्रह करने के कारण ही भूमिगत भाग ऐसे प्लांटों में मोटे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, जो तीसरे प्रकार का लवक है अवर्णी लवक, वो रंगहीन कलरलेस होते हैं। इनका जो फंक्शन है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये खाद्य का संग्रह करते हैं, अर्थात जिन भागों में ये होते हैं वो फूलकर अपेक्षाकृत मोटे हो जाते हैं प्लांट की बॉडी में। तो आप इसे भी चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए ये एनिमल सेल मैंने ड्रॉ की है, ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। ये शूलेस स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देने वाले माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। इसी के अलावा यहाँ पर न्यूक्लियस के वन साइडेड एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसे सबसे पहले
कैमिलो गोल्जी द्वारा खोजा गया। तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसीलिए इसे गोल्जी काय, इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। तो गोल्जी बॉडी क्यों कह रहे हैं? कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, इसको खोजा था। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ये केंद्रक के एक तरफ होती है, न्यूक्लियस के ये वन साइडेड होती है। तो न्यूक्लियस के वन साइडेड होती है, अर्ध वृत्ताकार या कर्व्ड, ऐसा कह सकते हैं, वक्रित होती हैं। तो आप देख रहे हैं वक्रित होती हैं, इस तरह से कर्व्ड होती हैं। और ये वास्तव में क्या है? ये सूक्ष्म माइक्रोट्यूबल्स, सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में होती हैं। ये कैसे होती हैं? सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में होती हैं। और इनका कार्य है विभिन्न पदार्थों का श्रवण करना। तो ये जो कार्य है, इनका जो फंक्शन है, वो किससे जुड़ा हुआ है? सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंस। तो विभिन्न प्रकार के जो श्रवण होते हैं कोशिका से, संभवतः उनका श्रवण करना किसका काम है? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी का फंक्शन है। अब देखें, कोशिका में ऐसी बेग शेप स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो बेग शेप स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इन्हें लिखा जाता है थैले नुमा संरचना। तो कोशिका में थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है। तो थैलेनुमा संरचना डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइमों से भरी होती है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी हुई रचनाएं हैं, इनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो इनका कार्य वास्तव में क्या होता है? इंजर्ड टिश्यू की सेल्स, यानी कि क्षतिग्रस्त और डेड, मृत कोशिकाओं का पाचन करना। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स की डेथ हो जाती है या कोई सेल जो इंजर्ड हो गई है, तो उसका डाइजेशन करके उसको समाप्त कर देना, ये इनका काम होता है, लाइसोसोम का काम होता है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए ये हेल्दी सेल में ही फट जाए, तो अगर अचानक ये फट जाए, तो लाइसोसोम के बारे में, अगर ये सडनली अचानक से हेल्दी सेल में ब्रस्ट हो जाए, फट जाए, तो ये उसका स्वस्थ कोशिका का सेल्फ डाइजेशन, स्वपाचन कर देती है। तो अगर मान लीजिए हेल्दी सेल में लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाए, तो ये खुद सेल का सेल्फ डाइजेशन कर देगी, स्वपाचन कर देगी। सेल्फ डाइजेशन, स्वपाचन का अर्थ क्या है? सेल्फ डाइजेशन यानी स्वपाचन का अर्थ क्या है? कि खुद को पचाकर समाप्त कर देना। इसीलिए सेल्फ डाइजेशन कर देने के कारण ही इन्हें सुसाइडल बेग, आत्मघाती थैलियां कहा जाता है।
बताइए सुसाइडल बेग ऑफ सेल किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुसाइडल बेग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? सुसाइडल बेग ऑफ सेल लाइसोसोम के लिए कहा जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो आप नोट कर सकते हैं। देखिए न्यूक्लियस के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लेंगे, डीएनए के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज की क्लास का जो टाइम है वो लगभग हो गया है, तो इसलिए मैं आज इसको यहीं विराम दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आज हमने क्वेश्चंस की बात की जाए तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन पूछ रहे लिविंग सेल की खोज किसने की? तो क्या आ जाएगा? ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई। इसी के अलावा अगर हम लोग बात करें आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर की बात करें, सेल वॉल है। किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। उसका मेन एलिमेंट क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ब्लू ब्लड में क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। अगर हम बात करें कि आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। इस श्रवण सीक्रेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल में? तो गोल्जी कोई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताइए पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो देखिए एक से ज़्यादा क्वेश्चंस की बात हम लोग कर रहे हैं। पावर हाउस सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए अभी मैंने कुछ एक रिवाइज किए पॉइंट्स, जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टिकोण से यूनिवर्सल क्वेश्चन भी ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये मिशन बेस के माध्यम से। अभी हम और सेल को भी पढ़ेंगे। मिशन बेस के माध्यम से हम सक्सेस के लिए एक इस टॉपिकों को पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा की शुभकामनाएं।